क्वेश्चन 41 विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली ऑप्शन है कोर्ट मीन्स प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड ऑप्शन है कोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और एनी स्मॉल कॉजेस कोर्ट। थर्ड ऑप्शन क्या कहती है? थर्ड ऑप्शन है द कोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। फोर्थ ऑप्शन है नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बी मतलब बेसिकली यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वन ऑफ माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ एमसीक्यूज कवर करूं क्योंकि जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करने वालों के पास टाइम बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि द वर्ड आर्बिट्रेशन इन 1996 एक्ट connotes the same meaning as contained in first option article 2D of model law of unilateral, article 2B of model law of unilateral या article 2A of model law of unilateral या नोटा none of the above। और इसका राइट आंसर है आर्टिकल 2A। Question 43. The arbitrator in case of international commercial arbitration is appointed by। International commercial arbitration में arbitrator किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है कि पार्टी themselves मतलब वो खुद ही कर लेते हैं पार्टीज जो होती हैं। बी कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ई ऑप्शन कहती है ए और सी मतलब पार्टीज भी करती हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट कर सकता है आर्बिट्रेटर को। और इसका राइट आंसर है ई बोथ ए एंड सी मतलब पार्टीज खुद भी अपॉइंट कर सकती हैं आर्बिट्रेटर को या सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Questions. The members of statutory arbitration tribunals are appointed by। Options हैं parties themselves, B state, C center, D nota। और इसका राइट आंसर है स्टेट। The members of statutory arbitral tribunals are appointed by the state। Next question, which is incorrect statement? Arbitration agreement is a kind of contract। एक स्टेटमेंट ये हो गई। पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन मस्ट बी लीगल पर्संस। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेज वर्बल एग्रीमेंट्स या फिर ए और सी दोनों ही गलत हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो वर्बल एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए एमसीक्यू करते करते हमको कम से कम आर्बिट्रेशन सीखने को मिल रहा है। Next is the pendencing of any arbitral proceeding is not a precondition in exercise of power by the court. The court may grant interim relief before or during arbitral proceedings at any time after making of the arbitral award before it is enforced. It was held in case of। देखिए पहले तो ये समझ लें कि जो कोर्ट है वो इंटरम रिलीफ ग्रांट कर सकता है बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है किसी कोर्ट में पेंडिंग है, ये प्री कंडीशन नहीं है। अब ये चीज जो है ये किस केस में कही गई थी या बताई गई थी या डिसाइड किया गया था? ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या ग्लोब को जनरेशन पावर लिमिटेड के केस में या एमसीडी वर्सेस प्रदीप ऑयल मिल्स या इसमें से किसी में भी नहीं, नोटा। और इसका राइट आंसर है ग्लोब को जनरेशन पावर लिमिटेड। बस इतना ही याद कर लोगे ना तो कम से कम राइट आंसर तो दे दोगे। इससे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? पहला है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। भाई ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। भाई बिल्कुल सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। The act does not require that it should be signed by both the parties। इसके बारे में सोचो, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? और नोटा मतलब इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है नोटा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Question is which article of the Constitution of India authorizes the government to enter into an arbitration agreement? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 235, आर्टिकल 299 या आर्टिकल 39 या ए और सी दोनों आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है।
और इसका राइट आंसर है आर्टिकल 299। मतलब आर्टिकल 299 ऑथोराइज करता है गवर्नमेंट को टू एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अंडर सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, ये याद रखना भैया, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है वो 1996 का है। और सेक्शन 7 कहता है कि इट शैल बी इन राइटिंग, इट मे बी इन ओरल, आइदर इन राइटिंग और ओरल, नाइदर इन राइटिंग नॉर इन ओरल। मतलब क्या वो सिर्फ रिटन होना चाहिए, या मौखिक तौर पे भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकते हैं, या दोनों में से किसी एक। लास्ट ऑप्शन कहती है कि ना लिखित की जरूरत है ना मौखिक तौर पे एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। ये ऑप्शन तो भारी ही हो गया हमारे आंसर में से, क्योंकि फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा कैसे? इट शैल बी इन राइटिंग। भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए रिटन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। 50th क्वेश्चन, reference in a contract to a document containing an arbitration clause। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं डज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कि भाई इससे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होता है। बी है constitute an arbitration agreement if the contract is in writing and reference is such as to make that arbitration clause part of the contract। मतलब एक तो वो लिखित तौर पे है और उसका एक रेफरेंस भी दिया हुआ है कि भाई आर्बिट्रेशन में केस जाएगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में रेफरेंस दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन कहती है कि चाहे वह ओरल हो, कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट दो ओरल द रेफरेंस इज सच एज टू मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मौखिक तौर पे भी कोई एग्रीमेंट हुआ है और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज का मेंशन किया गया था, तो भाई हम पहले ही पिछली ऑप्शन में देख चुके हैं कि मौखिक एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो जाती है। लास्ट ऑप्शन कहता है बी और सी, मतलब इन दोनों में से कोई एक, और इसका राइट आंसर है बी। ऑब्वियसली अगर एग्रीमेंट कोई रिटन में है और उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज दिया है तो उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होते हैं वह रिटन में होते हैं मालूम है, लेकिन रिटन में कैसे माना जाएगा? इसकी ऑप्शंस बता रही हैं कि ए डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज, जब उस डॉक्यूमेंट को पार्टीज द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं, ऑन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, लेटर्स एक्सचेंज की गई हो, टेलेक्स हो, टेलीग्राम एक्सचेंज किया गया हो, या कोई और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो एक प्रकार का रिकॉर्ड हो कि एग्रीमेंट हुआ है। वैसे ये दोनों ऑप्शंस सही लग रही हैं। An exchange of statements of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other party। मतलब कि कुछ स्टेटमेंट का आदान प्रदान किया गया हो, चाहे वो क्लेम हो या डिफेंस हो, एक पार्टी द्वारा कहा गया हो और दूसरी पार्टी ने उसको मना नहीं किया हो, तो क्या इन सभी स्थितियों में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा या किसी एक को माना जाएगा? लास्ट ऑप्शन तो कहती है ए बी सी तीनों को माना जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब आइदर ए बी और सी, तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा। क्वेश्चन, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 के स्कोप एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहा है? वह कंपेयर कर रहा है सेक्शन 34 से। ऑप्शंस हैं द सेम एज दैट ऑफ सेक्शन 34 जो 1940 का है, ये डिफरेंस है। 1996 के साथ कंपेयर मत करने लग पड़ना, ध्यान से ऑप्शन पढ़ना एग्जाम में। बी ऑप्शन कहती है डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ 1994 वाले एक्ट। सी कहता है सेम हो या डिफरेंट हो, डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लास्ट ऑप्शन कहती है ए या सी में से कोई एक ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। Scope and object of section 8 of 1996 act is different from section 34 of 1940 वाला act। Next question is an application for referring the parties to arbitration under section 8 must be accompanied by। मतलब कोई एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन के लिए अगर रेफर करना है तो उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, नथी करना चाहिए। ऑप्शंस हैं द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या उसकी सर्टिफाइड कॉपी। ऑप्शन सी कहता है
ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या उसकी फोटोकॉपी, जो सर्टिफाई की है कॉपी की उसकी फोटोकॉपी चल जाएगी। ऑप्शन डी कहता है ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ओनली। इसका राइट आंसर है द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ, मतलब या तो ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दें या उसकी कॉपी को सर्टिफाई करके दें। An Arbitration Conciliation Act for referring the parties to the arbitration is allowed. The proceedings in which the application was made are liable to be, अब ऑप्शन क्या है इसकी, एप्लीकेशन को या तो स्टे कर दिया जाएगा, या adjourn sine die कर दिया जाएगा, या सी dismissed as not maintainable, डी either A और B। और इसका राइट आंसर है कि एप्लीकेशन को डिसमिस्ड कर दिया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट मेंटेनेबल। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 8 के बारे में काफी क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको कवर कर लो अच्छी तरह से। सेक्शन 8 के प्रोविजंस क्या कहते हैं? ऑप्शंस है प्रीएम्प्टरी है, डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है या ऑप्शनल है। इसका राइट आंसर है प्रीएम्प्टरी है, मतलब इट इज फाइनल एंड एब्सोल्यूट, किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 कंटेम्पलेट्स, मतलब वो क्या दर्शाता है? अ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, अ मैटर पेंडिंग बिफोर अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, अ मैटर पेंडिंग बिफोर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। डी कहता है कि या ए है या बी है या सी है। इसका राइट आंसर है अ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। सेक्शन 9 जो है किसका? 1996 के एक्ट का। आर्बिट्रेशन कर रहे हैं तो मैं आर्बिट्रेशन बार बार नहीं बोल रहा हूं, ये आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल सेम है। किस सेक्शन से ये बिल्कुल मेलजोल खाता है? वह है सेक्शन 41B, 40 या 39, लेकिन ये सारे सेक्शंस हैं 1940 के। और डी कहता है नन ऑफ द अबव, किसी से भी आइडेंटिकल नहीं है वे। और इसका राइट आंसर है 41B, मतलब सेक्शन 9 1996 का और सेक्शन 41B ऑफ 1940 का बिल्कुल एक जैसे हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 9 1996 का किसके साथ डील करता है? इंटरम मेजर बाय द कोर्ट, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द कोर्ट या ए और बी दोनों। लास्ट ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव, नोटा, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है सेक्शन 9 डील्स विद इंटरम मेजर बाय द कोर्ट। Question is, while considering the grant of interim measures, the court may see whether court interim measure देते वक्त क्या देखता है? Options हैं the applicant has made prima facie a case, the balance of convenience is in his favor, या फिर he would suffer irreparable injury if such measures are not granted. थर्ड ऑप्शन है all of the above, मतलब ये सभी ऑप्शन सही हैं। और इसका राइट आंसर है जी हां, ये सभी ऑप्शन सही हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, लेकिन इसके पहले के एमसीक्यू और इसके बाद के एमसीक्यू भी जरूर कवर करें, उससे आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 60, अंडर सेक्शन 9 इंटरम मेजर्स बाय द कोर्ट डज नॉट इंक्लूड। पहले हमने कवर किया था क्या इंक्लूड होता है, अब हम देख रहे हैं क्या इंक्लूड नहीं होता है। पहली ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। बी ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सी ऑप्शन है सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। और डी ऑप्शन है नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर है नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। भाई इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। दोबारा मिलते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट, हमारे क्विज कंपटीशन में जरूर पार्ट लें। हम अश्योर करते हैं कि विनर्स को फर्स्ट प्राइज अगर 1 लाख है तो 1 लाख रुपए विद इन 10 मिनट्स मिलेंगे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में। फॉर मोर डिटेल्स लॉग इन टू lorac.com। हमारी छोटी सी कोशिश हेल्प करने के लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।